बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाजरीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी एट 8 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाजरीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ कोई क्वेश्चन हो तो आप भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं, लेकिन मेरी आपको एडवाइस है कि कॉल करते वक्त अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ताकि आपको सवाल पूछने और मुझे एडवाइस करने में आसानी हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कॉल ले सकें। तो नाज़रीन, बिला वक्त ज़ाय किए हुए बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 7 ईयर पॉलिसी के बारे में आज नया केस लॉ आया है। सर, आपको पता है कि इसका क्या डिसीजन आया है और इसका क्या इफेक्ट होगा? प्लीज ये भी बताइएगा कि क्या जो स्टूडेंट PSW वगैरह पे आए हों उनके बच्चों को 7 साल अगर हो गए हों इस कंट्री में तो क्या इस पे इसका असर होगा कि नहीं? वो भी इस पे अप्लाई कर सकेंगे कि नहीं? प्लीज, थैंक यू वेरी मच। देखिए, अगर आप यहाँ पे 7 ईयर से अपने बच्चों के साथ हैं, जबकि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी ये आपको एडवाइस किया था कि आपके लिए बेस्ट है कि आप सोलिसिटर के पास चले जाएं, अपने फैक्ट्स बताएं। जो लॉ आज मैंने वैसे जो आया है पढ़ा नहीं क्योंकि मैं आज कोर्ट में था, लेकिन अगर कुछ आज लॉ आया है तो ऑटोमेटिकली उसको पढ़ के उसका जो फर्दर इफेक्ट होगा वो कल से हो रहा है या फर्दर ऑन कब से हो रहा है पता चल जाएगा। लेकिन मीन वाइल्स हमारी आपको ये एडवाइस है कि किसी एक्सपर्ट सोलिसिटर को मिलें, लेकिन 7 ईयर्स यहाँ पे गुजारते हुए आपने ये इस्टेब्लिश करना है, ये डिमोन्स्ट्रेट करना है कि अब आपने क्या यहाँ पे डेवलप किया, आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं या बाकी चीज़ें क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है, एविडेंस देनी है और अपने होम ऑफिस को ये सबमिट करना होगा। अब जो इमिग्रेशन या केस ऑफिसर या वीज़ा ऑफिसर जो है वो इसको कंसिडर करेगा और इसको कंसिडर करते हुए आपके जो केस में वो डिसीजन लेगा। लेकिन एक जो बात तय है कि वो हमेशा बच्चों के जो इंटरेस्ट है उसको प्राइमरी कंसिडर करेंगे और उसकी रोशनी में जो भी डिसीजन होगा वो लेंगे। थैंक्स योर कॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। सर जी वालेकुम सलाम। मैं आपसे पूछना चाहता था कि मैं 2001 में आया था इस मुल्क में। ठीक है। और बीवी बच्चा था एक हमारा साथ में, और मैंने 7 साल पूरे होने पर 2008 अक्टूबर में केस किया था अपना। ठीक। और एक्नॉलेज लेटर मेरे पास आ गया था, तब से अब तक मेरे को कोई डिसीजन नहीं मिला। आपने कब अप्लाई किया था? आपने कब अप्लाई किया था? अक्टूबर 2008 में। 2008 में? हाँ जी। ठीक। तकरीबन 4 साल हो गए। क्या करूं, मैं इंतजार करता रहूं जहाँ हाई कोर्ट में जाऊं या क्या करूं, ये बता दीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, जब आपने अगर 2001 में आप आए थे और आपने 7 साल पूरे होने की बेस पे आपने अप्लाई किया था, लॉ जिस वक्त आप कहते हैं कि आपने 1 दिसंबर 2008 में अप्लाई किया था, तो लॉ उस वक्त एग्जिस्ट करता था। उस वक्त के मुताबिक अगर कोई शख्स बच्चों के साथ 7 साल गुजार लेता था तो वो चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी के तहत इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाइड करता था। अगर आपने एप्लीकेशन की और 12 दिसंबर 2008 से पहले आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस में सबमिट हो गई थी तो आप 100% या डेफिनेटली आप क्वालिफाइड करते थे। अगर 4 साल तक आपका होम ऑफिस ने केस को कंसिडर नहीं किया तो मेरी आपको एडवाइस है कि क्विकली आप उसको हाई कोर्ट में ले जाएं। मुझे नहीं मेरी शायद काफ़ी मैं इसमें सरप्राइज हूँ कि 4 साल तक अगर आपने खुद एप्लीकेशन की या अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव ने एप्लीकेशन की है तो आप वेट क्यों करते रहे? क्योंकि उस वक्त जब लॉ होता है उस वक्त अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर दें, उसके बाद अगर लॉ ख़त्म भी हो जाए तो स्टिल आपकी एप्लीकेशन क्योंकि इन टाइम हुई थी तो उसका डिसीजन उस वक्त के एग्जिस्टिंग लॉ के मुताबिक आना चाहिए था। ये आपके लिए या काफ़ी सारे व्यूवर्स के लिए मैं एक्सप्लेन करता चलूँ, क्योंकि दिसंबर 2008 में जो चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी थी होम ऑफिस ने विड्रॉ की थी, लेकिन विड्रॉ होने से पहले जितनी एप्लीकेशन हो गई थी वो वैलिड थी और उनका जो डिसीजन था वो एग्जिस्टिंग लॉ के मुताबिक आना चाहिए था। अगर आपका अभी तक डिसीजन नहीं आया, आपके पास चॉइस है, आप किसी एक्सपर्ट सोलिसिटर को मिलें, उसको चैलेंज करें। मुझे नहीं लगता कि हम हाई कोर्ट वाले इस पर कोई ज़्यादा टाइम लेंगे। इन माई अंडरस्टैंडिंग 2 to 3 मंथ में इसको एप्लीकेशन प्रोटोकॉल करते हुए GR में चले जाएं, हाई कोर्ट को चैलेंज करें, डेफिनेटली आपको ये वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। थैंक्स योर कॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मेरे पास इंडेफिनेट है। जी। मैंने अपनी वाइफ के लिए FLRM अप्लाई किया था फरवरी 2012 में।
ठीक। मार्च 2012 में उसके फिंगरप्रिंट्स भी हो गए, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक। और दूसरी चीज मुझे ये पूछनी थी कि उनका पुराने रूल्स पे कंसिडर होगा या नए रूल्स पे? ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। सेम आंसर, अगर आपने एप्लीकेशन फरवरी में की थी तो फरवरी में जो लॉ था उसके मुताबिक आप क्वालिफाइड करते थे। अगर अभी मैं ख्याल फरवरी में अभी 4 या 5 माह हो गए हैं, ये हमारे नॉलेज में भी है, ये शायद सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट था उसने भी ये अपना स्टेटमेंट दी थी कि उनको आजकल डिसीजन लेने में कुछ थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन नॉर्मली FLRM की एप्लीकेशन ये 14 वीक्स में हो जाती थी डिसाइड, लेकिन आजकल 4 to 5 मंथ लग रहे हैं। अगर आपने फरवरी में एप्लीकेशन की है, उस वक्त की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करते हुए आपने सबमिट की थी, तो आपका जो केस है वो बिल्कुल उसी लॉ के मुताबिक कंसिडर होगा। थैंक्स फॉर कॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। मैं इतने यूरोप में कुड़ी ना शादी की थी। ठीक है। मैंने जिदा मैं जो इंडेफिनेटली अप्लाई किया तो मेरे को डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए। ठीक है। तो बाद मैं मेरा केस रिफ्यूज हो गया, अपीलां कीतियां, हाँ जी, सारी अपीलां भी उड़ गई। उस तो बाद मैं कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किए थे, मैं मुड़ के अपील की। हाँ जी, मुड़ के जज ने कहा भी इनू मुड़ के केस में देखा जाए। ठीक है। होम ऑफिस ने 6 वीक का मेरे को टाइम लिया सी, अज 6 महीने हो गए, मैंने कोई उन्होंने जवाब नहीं दिता है। ठीक। कोर्ट ने कहा भी 6 वीकों में जवाब दिता जाऊगा। ठीक है। मैंने की करना चाहिए? ओके, मेरा ख्याल है ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੋਰਮਲੀ 6 to 8 ਵੀਕਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। लेकिन अगर थोड़े कोई रिप्रेजेंटेटिव या सोलिसिटर है उनको कि प्लीज़ उन्होंने केस रिमाइंडर करवाओ, क्योंकि ये 2 तरीके आ। जो केस रिफ्यूज़ होंदा उन्होंने एक केस वर्कर या एक डिपार्टमेंट उन्होंने कंसिडर करता, डिसाइड करता थोड़ी फेवर करे या रिफ्यूज़ करे। उस तो बाद तुम कोर्ट चले गए, कोर्ट ने दोबारा होम ऑफिस ने उस पोजीशन च आ गया कि रीकनसिडर करना चाहते, तो थोड़े सोलिसिटर चाहिए कि जोड़ा वह केस वर्कर सीगा इनिशियल केस वर्कर उन्होंने लैटर लिखे कि प्लीज़ मेरे क्लाइंट की एप्लीकेशन कंसिडर की, उन्होंने रिफ्यूज़ करता, हुण कोर्ट ने उन्होंने कंसिडर करते पे या तुसीं रीकनसिडर करते पे, तो दसो हुण इहदा बारे की अपडेट आ। मेरा ख्याल है कि उन्होंने चेज करना चाहिए केस वर्कर को, क्योंकि केस वर्कर और जो डिपार्टमेंट होंदा उत्थे थोड़ी फाइल एग्जिस्ट कर रही है और वो ही ये जल्दी तो जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। सिर्फ चेज आप कर सकते हैं, इस तो अलावा जैसे वेट करो। एंड थोड़ी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नईम है और मैं हडर्सफील्ड से बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे 2 सवाल पूछने थे। जी फरमाइए। मैंने अपनी अम्मी का वीजा अप्लाई किया था 2010 में मार्च के अंदर, जो कि रिफ्यूज हो गया इस बेसिस पे कि वो इधर आके काम करेंगी। उनकी एज 58 है। ठीक। तो वो तो अभी भी जाहिर है 65 से कम उम्र की हैं, तो उनको मैं क्या यहाँ पे, अब पहले तो मैं एज अ विजिटर बुलाना चाह रहा था, लेकिन अब इन्होंने जो अपील का राइट है वो भी खत्म कर दिया है। जी। तो अगर मैं उनको अपील अब का राइट तो अब नहीं है, अगर मैं उनको अपना डिपेंडेंट बना के बुलाना चाहूँ, क्योंकि मैं उनका आई एम द ओनली सन टू हिम, आई एम द ओनली चाइल्ड, और वो मेरी डिपेंडेंट हैं, तो क्या ये पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे? नहीं, पहला क्वेश्चन ये है कि बुलाना चाहता हूँ। आपने विजिटर अप्लाई किया था और कब रिफ्यूज हुआ है वो? मार्च 2010 में। ओके, पहली बात यह है कि मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूं, जो राइट ऑफ अपील इन्होंने खत्म किया है फिर सिर्फ उन लोगों के लिए किया है जो यहाँ पे सेटल नहीं है। अगर कोई शख्स यहाँ पे स्टूडेंट टियर 1 HSMP या टियर 1 जो भी कह लें, कोई PSW पे है या वर्क परमिट जिसको टियर 2 बोलते हैं या टियर 5 या किसी भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे अपार्ट फ्रॉम, या जिसके पास इंडेफिनिट या नेशनलिटी ना हो, अगर वो लोग अपने पेरेंट्स को, फैमिली को अपने अप्लाई करते हैं, उनका केस रिफ्यूज होने पे उनका राइट ऑफ अपील जो है वो ख़त्म हुआ है। लेकिन जो लोग यहाँ पे सेटल्ड हैं, जिनके पास इंडेफिनिट हो या आपके पास नेशनलिटी है, अगर आप अपने फैमिली मेंबर को यहाँ स्पॉन्सर करते हैं, उनके रिफ्यूज़ल पे आपको राइट ऑफ अपील है। पहली बात तो ये मैं क्लियर करता चलूँ। सेकंड जो आपने कहा है कि अगर आप उनको, क्योंकि मार्च में अप्लाई किया, मार्च में रिफ्यूज हुआ, आपके पास 28 डेज थे लेकिन टाइम बार हो गया, अब आपके लिए आइडियली ये तो ये है कि फ्रेश एप्लीकेशन करें। लेकिन उन्होंने होम ऑफिस ने जब जो ये नया लॉ निकाला है उसके मुताबिक उन्हें काफ़ी क्लियर प्रिंसिपल एंड एक लाइन ड्रॉ कर दी है।
उसके मुताबिक सिर्फ ये है कि कोई शख्स अगर यहाँ पे एल्डरली डिपेंडेंट अप्लाई करना चाहता है, उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल है कि उसके सर्कमस्टांसेस कंपैशनेट या कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस होने चाहिए कि उनको उनके होम कंट्री में लुक आफ्टर करने वाला फिजिकली फाइनेंशियली कोई ना हो, और आप एक सोल पर्सन हैं जो उनको फिजिकली या फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे आके विजिटर के रहते हुए अपने जो कैटेगरी उसको स्विच करने के जो राइट्स था वो बंद कर दिया। अब आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, या तो वहां से उनका पाकिस्तान से जो भी आपका कंट्री है वहां से उनके लिए विजिटर अप्लाई कर दें, फ्रेश एप्लीकेशन कर दें, और अगर आप उनको परमानेंट यहाँ पे बुलाना चाहते हैं तो आपके लिए ये होगा कि आप उनकी वहां से एज ए एल्डर डिपेंडेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टेब्लिश करना होगा या डिमोन्स्ट्रेट करना होगा या जो भी आपके फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने केस को सबमिट करने होंगे कि उनकी अगर वो मेडिकली उनको प्रॉब्लम है या उनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है या सिर्फ आप ही हैं कि जो उनको फाइनेंशियली और फिजिकली सपोर्ट करते हैं। तमाम एविडेंस को लेके अगर किसी एक्सपर्ट सोल्यूशन के पास चले जाएं, उसकी एडवाइस लें, उसको फॉलो करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। थैंक्स फॉर कॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जी फरमाइए। एक तो सर ये क्वेश्चन है कि नेचुरलाइजेशन कब अप्लाई की जाती है, और उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट कब अप्लाई किया जाता है मिलने के बाद। नेचुरलाइजेशन आप किस बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं? जी नेचुरलाइजेशन मेरा इंडिपेंडेंट हुआ था मार्च में, मार्च में। उसके बाद मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि 11 महीने के बाद करना चाहिए, कुछ कह रहे हैं जी इस मार्च में हुआ था। और उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं 11 महीने के बाद करना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं 1 साल 1 दिन के बाद करना चाहिए। और ये नया लॉ है जो इसमें इस चीज पे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा? ओके जो नेचुरलाइजेशन है या नेशनैलिटी पे है उन्होंने कोई ऐसा नया लॉ इस पे इफेक्ट नहीं हो रहा। जो आपका क्वेश्चन था कि जब आपको अगर इंडेफिनिट मिला था उसके एग्जैक्टली 12 मंथ, उसमें 1 दिन लगा लें 2 दिन लगा लें, ये आपके पे की स्वाबदीद है, लेकिन लॉ ये है कि अगर आपके 12 मंथ एग्जैक्टली पूरे हो जाएं तो नेक्स्ट डे आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं नेचुरलाइजेशन के लिए। जब आप अपनी एप्लीकेशन करेंगे उसके बाद वो 4 to 6 वीक के अंदर अंदर आपको ग्रांट करेंगे और नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट आएगा, आप लोकल काउंसिल में जाके ओथ करेंगे, उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट की एप्लीकेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर कॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी अदनान बात कर रहा हूँ। असल मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। मैंने पहले पीजीडी में अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब मैं एक्सटेंशन करवाना चाहता हूँ। ठीक। तो काइंडली मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि मेरे 2 सवाल है। एक तो ये है कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक। नंबर 2 इंग्लिश के लिए मुझे आइल्स के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, लेवल 7 कर लिया है, आपको जब एक्सटेंशन करते हैं स्टूडेंट के लिए आपके लिए 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट, आपने लास्ट ईयर में प्रोग्रेस की, लेवल 7 कर लिया, फेयर इनफ। सेकंड, आपके पास जो कैश लेटर जिसको बोलते हैं एडमिशन लेटर या कॉलेज लेटर, लेकिन उसको कैश लेटर बोला जाता है, आपके पास कैश लेटर होना चाहिए। आप किसी भी उससे जो 7 लेवल से अबव डिग्री कोर्स में चले जाएं या मास्टर में जाते हैं वो एडमिशन करवा के कैश लेटर अपना लें, और साथ ही साथ आपको अपनी जो बैंक स्टेटमेंट एस्टेब्लिश करना होगी। अब डिपेंड करता है, अगर आपने प्रोग्रेस कर ली है और उसके बाद आपने हायर एजुकेशन में गए हैं तो आपको एज ए एस्टेब्लिश स्टूडेंट कंसिडर किया जाएगा। एस्टेब्लिश स्टूडेंट की डेफिनेशन में वो लोग आते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर में अपनी प्रोग्रेस की हो या सेम कोर्स लास्ट 6 मंथ से कर रहे हों। ये एस्टेब्लिश में आप क्वालिफाइड करते हैं तो आपको फंड शो करने होंगे 2 मंथ के लिए। अगर आप लंदन में हुए तो आपको 2000 पाउंड प्लस आउटस्टैंडिंग कोर्स फीस, और अगर आप आउटर लंदन हैं तो आपको आई थिंक 1800 प्लस जो रिमेनिंग फीस होगी कॉलेज की वो आपको एस्टेब्लिश करना होगी। लेकिन साथ ही साथ आपने अगर लेवल 7 किया है किसी यूनिवर्सिटी से तो आपको इंग्लिश एग्जाम्प्ट होगी, वरना आपको B2 पास करना होगा जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपके पास ऑप्शन है कि आप आइल्स पास कर लें, या अगर आइल्स पास नहीं कर सकते तो सेकंड इसमें एक्रेडिटेशन डिपार्टमेंट है जिसमें ESOL है, टोइक है, टोफल है, ये काफ़ी सारे रेटेड डिपार्टमेंट्स हैं। आप चेक कर लें स्टूडेंट की गाइडेंस से तो वो आपको बता देंगे, या जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जा रहे हैं उनसे पूछ लें कि उनकी एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। थैंक्स फॉर कॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सर। जी सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पर ओवर स्टेट था और यूरोपियन के साथ शादी कर ली, रजिस्टर्ड शादी हो गई, 3 साल से इकट्ठे भी रह रहे हैं और बेबी भी था,
ठीक। एप्लीकेशन की थी उन्होंने, पासपोर्ट जो मेरा था एक्सपायर हो गया था, इस वजह से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ठीक। अभी उन्होंने ह्यूमन राइट में एप्लीकेशन लगाई है हमने। अभी ये ह्यूमन राइट में वो कितनी देर में डिसीजन कर देते हैं, ये क्वेश्चन ये है। आपने वीजे के लिए अप्लाई किया था या कैसे अप्लाई किया था? रेजिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई किया था। ओके, ठीक है। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। अभी क्वेश्चन ये है कि वो कितनी देर में ह्यूमन राइट के एप्लीकेशन का डिसीजन कर देते हैं, और सेकंड ये है कि ह्यूमन राइट में अगर एप्लीकेशन 1 ईयर पेंडिंग पड़ी रहे तो क्या वो काम की परमिशन देते हैं, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं? और थर्डली है कि मेरी मदर जो है इंडिया में है, वो 65 अबव है, क्या मेरी वाइफ उनको स्पॉन्सर कर सकती है उनको इधर विजिट के लिए बुलाना? मुझे पहले क्वेश्चन का क्लियर करते जाएं कि अभी तक आपको कभी भी डिपेंडेंट वीजा नहीं मिला आपकी वाइफ की बेस पे? नहीं जी, नहीं मिला मुझे। अगर आप 3 साल से अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, बच्चा है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर आपके पास पासपोर्ट था या नहीं था। अगर आपके पास पासपोर्ट था और वो एक्सपायर हो गया था, तब भी जब होम ऑफिस वाले आपके केस को कंसिडर करते हैं तो वो आपको वीज़ा, जब पेपर वीज़ा भेज देते हैं, आप उसके बाद अपना पासपोर्ट बना के उस पर इंडोर्स करवा सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको प्लीज़ चेक करना होगा कि आपका उन्होंने किस बेस पे रिफ्यूज़ किया। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो और बाकी चीज़ें आप तमाम जो उसकी मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहे हों, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी इस तरह के केस को रिफ्यूज़ करते हैं। मेरी फिर आपको रिक्वेस्ट होगी कि इस रिफ्यूज़ल को दोबारा चेक करें या अपने सोलिसिटर से डिस्कस करें। माइट पॉसिबल कोई और रीजंस हों जिस वजह से उन्होंने आपके केस को रिफ्यूज़ किया। अगर उन्होंने इस बात पे रिफ्यूज़ किया कि आपके पास पासपोर्ट नहीं था, तो मुझे लगता है कि आपको किसी सोलिसिटर से डिस्कस करते हुए फ्रेश एप्लीकेशन करनी चाहिए, या आपके पास सेकंड था कि जब वो रिफ्यूज़ किया था तो आप उसको राइट ऑफ अपील में ले जाते। लेकिन अगर आपने ह्यूमन राइट्स की बेस पे अप्लाई किया है तो डिपेंड करता है, इसमें कोई टाइम स्केल नहीं है। 2 मंथ से लेके सम टाइम ईयर्स लग जाते हैं, कोई डिसाइड नहीं होता। मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप इसको या फ्रेश एप्लीकेशन करें या रिकन्सिडर करें, या अगर आपको रिफ्यूज़ किया, राइट ऑफ अपील मिला, तो कोर्ट में चले जाएं, क्योंकि जो जज होता है वो हमेशा बैलेंस पे डिसीजन करता है। उसको पास एविडेंस प्रोवाइड करें। मुझे नहीं लगता कि वो आपके केस में कोई नेगेटिव इंपैक्ट आना चाहिए। जो सेकंड क्वेश्चन था कि अगर आप यहाँ पे सेटल नहीं हैं और आपकी जो वाइफ है वो आपकी मदर को स्पॉन्सर करे, क्योंकि अभी तक आपका रिलेशनशिप या आप एक जॉइंट फैमिली नहीं हुए, जब तक आपको वीज़ा नहीं मिलता या आप उसके डिपेंडेंट नहीं बनते, तो तब तक वो आपकी फैमिली की मेंबर नहीं है। जब आप उसके डिपेंडेंट वीज़े पे चले जाएं, तब आपके पास ऑप्शन होगी कि आप एज ए जॉइंट स्पॉन्सर बनाते हुए अपनी वालदा को स्पॉन्सर करें, वो यहाँ पे आ सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। मेरा ख्याल शायद आप टीवी देख रहे हैं, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन था कि जो रोड ऑफेंस होता है लाइक 18 मंथ बैन एंड 270 फाइन, उसके ऊपर कितनी देर लगती है, 4 साल या 5 साल? मुझे लगता है कि इस केस पे 5 साल तक आप प्रोहिबिटेड हैं कि आप नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी नेचुरलाइजेशन के फॉर्म के एंड पे चेक कर लें, उस पर उन्होंने टाइम शीट दी हुई है कि अगर पे आपके पास कौन से ऑफेंस हैं तो आप कितनी देर के लिए नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, एक तो मुझे जो बताएं कि ये 7 ईयर का लॉ है, इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कुछ है, और अगर बच्चा 2 कपल ऑफ वीक के लिए ट्रेवल करता है पाकिस्तान फिर वापस आ जाता है तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? और तीसरा क्वेश्चन जो है कि एक बंदा अगर लेवल 7 में 2 साल लगाता है, वो MBA टॉप अप करता है और दोबारा लेवल 7 में आ सकता है या नहीं आ सकता? ओके, जो पहली बात है आपकी कि 7 ईयर्स वो इंटरनेशनल हो या किसी भी कैपेसिटी में, अगर आप बच्चे के साथ 7 साल जहाँ पे गुजार लेते हैं तो आप अपने जो भी तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी एविडेंस है, उसको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट साथ लगाते हुए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपने जब आप यहाँ पे रहते थे, वैलिड लीव थी, 2 वीक्स के लिए या 2 मंथ के लिए पाकिस्तान गए थे या अपने होम कंट्री गए थे, तो उसके बाद फिर आपने लेकिन 7 ईयर्स यहाँ पे गुजार लिए, एज फार एज बच्चे के साथ आपके 7 ईयर्स यहाँ पे पूरे हुए हैं तो आप क्वालिफाइड करेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन था कि अगर आपने, मुझे लगता है कि शायद थर्ड जो क्वेश्चन है वो मेरे माइंड से स्लिप हो गया, अगर आप दोबारा कॉल करके मुझे क्वेश्चन पूछ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बोलें आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए मेरा नाम मुजाहिद है। जी मुजाहिद साहब फरमाइए। और मैं अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, आप मुझसे बात करें फोन पे, वो आपके लिए बेहतर होगा।
ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। मैं हुसैन बोल रहा हूँ। जी हुसैन साहब। मेरा एक दोस्त था, वो पहले ना 3 टर्म आए थे एज ए विजिटर, 3 माह पहले, और अभी उसको ना चौथी टर्म में ना 5 साल का वीजा मिला है। ठीक। तो असल में वो दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों आए हैं, तो वो अब वापस नहीं जाना चाहते। तो ऐसा कुछ अगर हो सकता है उनको केस वगैरह का, या और दूसरे जो थर्ड टर्म में वो पहले आए थे, उनका यहाँ एक बेबी हुआ था लेकिन उसकी डेथ हो गई थी, और उसकी ग्रेवयार्ड यहाँ ही है सब कुछ, तो उस केस पे कुछ हो सकता है, या वो वापस नहीं जाना चाहते तो? ठीक, अगर वो वापस नहीं जाना चाहते, ये उनकी ख्वाहिश है, लेकिन इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि जो लोग विजिटर पे यहाँ पे आते हैं उनको अपने ऑथोराइज टाइम के अंदर अंदर वापस जाना होगा। अब काफ़ी सारे जो इमिग्रेशन लॉ है या रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं उसके मतलब, लेकिन अगर इसके बावजूद आपके दोस्त या उसकी जो फैमिली ये समझते हैं कि उनको वापस ख्वाहिश है तो और बात है, लेकिन अगर उनके ऐसे हालात हैं कि अगर वो वापस जाते हैं तो उनकी लाइफ के लिए बेहतर नहीं है या उनको थ्रेट है, तो वो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो असाइलम क्लेम करें, या उनके कोई उसके अलावा कोई और ऑप्शन काफ़ी सारी हो सकती हैं। अगर वो एंटरप्रेन्योर पे यहाँ पे रहना चाहते हैं तो फिर भी आपको फाइल बना सकते हैं, लेकिन उनको अपने होम कंट्री जाके अप्लाई करना होगा। मेरी आपको एडवाइस है किसी सोलिसिटर से मिले, उनसे एडवाइस लें, उसको फॉलो करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हाँ जी, मेरा आपके से क्वेश्चन था कि मेरे को इंडेफिनेट हमारे को मिल चुकी है, ठीक, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं आया था जनवरी 2009 में, ठीक। मेरी वाइफ और मेरा जो बेटी है उनको तो वो तो एलिजिबल हो चुके हैं आई थिंक, बट मेरे को कब मिल सकती है ब्रिटिश सिटीजनशिप लाइक पासपोर्ट एंड एवरीथिंग? आप 2009 में आए थे? हाँ जी। और आपको इंडेफिनेट मिल गया है? हाँ जी, हाँ जी, इंडेफिनेट मिल गया। किस बेस पे मिला आपको इंडेफिनेट? अभी मिली है, ये लास्ट मंथ। ओके भाई, आपको किस बेस पे इंडेफिनेट मिला है? लाइक वो मेरी वाइफ को 5 इयर्स पूरे हो गए थे ना। ओके ठीक है, अगर आपको इंडेफिनेट मिल गया है, इंडेफिनेट के 1 साल के बाद आप क्वालिफाइड करते हैं कि आपको आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें। आपकी वाइफ और आप, जब भी आपको इंडेफिनेट मिला था, आप थिंक आपकी वाइफ को 5 साल पूरे करते हुए और आपने उसको लेटर ऑन ज्वाइन किया और आपने भी जो 2 साल जो प्रोबेशनरी पीरियड था वो गुजार लिया था, इसको कंसिडर करते हुए होम ऑफिस वालों ने आपको दोनों को इंडेफिनेट दे दिए। अब जब आपके इंडेफिनेट के अगर आपको इकट्ठा मिला था तो एग्जैक्टली जो भी जिस भी डेट को आपको इंडेफिनेट मिला है उस डेट के एग्जैक्ट 1 साल के बाद आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ है छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। एक नाज़रीन, बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो वकील साहब, मैंने लास्ट वीक भी आपसे बात करी थी, तो 7 ईयर के बच्चे हैं उनकी फीस के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि उनकी कितनी फीस है एक मेंबर की और एक बच्चे की, ये जरा प्लीज बताएंगे। देखिए, अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो भी आपने 7 ईयर्स बेस के एप्लीकेशन करनी होगी वो आपने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करनी होगी। यहाँ पे अभी तक कंट्रडिक्शन आ रहा है, शायद हम समझते हैं कि FLRO की एप्लीकेशन के साथ कर सकते हैं, लेकिन फिर मेरी आपको वही एडवाइस कि आप किसी सोलिसिटर के मिलने जाके वो आपको शायद बता सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जियार इस्लाम है। जी जिया, और मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। तो मेरा से 2 सवाल है। जी। पहला सवाल तो ये है कि मैं स्टूडेंट आया हूँ इधर, 8 साल हो गए मुझे। ठीक। तो मेरी वाइफ उधर पाकिस्तान में है। अभी जो न्यूज नए लॉज उसके मुताबिक तो मैं उसको बुला नहीं सकता, तो मैं एज ए विजिटर उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल, अगर आप ये ना 8 साल बाद में अप्लाई कर सकता हूँ इंडिपेंडेंट के लिए, या मुझे 10 साल तक वेट करना पड़ेगा? ओके, पहली बात कि अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं और अपनी वाइफ को विजिटर बुलाना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका स्पॉन्सर आप भेजते हैं, तमाम चीज़ें भेजते हैं, अब उसको केस वगैरह कैसे कंसिडर करता है। आपको इस्टेब्लिश करना होगा कि आपके पास एम्पल अकोमोडेशन है, काफ़ी सफिशेंट फंड्स हैं, और उसके बाद जो आपका रिलेशनशिप है उसके करते हुए आप एप्लीकेशन कर दें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे परमानेंट नहीं आना चाहते एज ए डिपेंडेंट, वो सिर्फ विजिट करना चाह रहे हैं, उसके बाद वापस जाना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन था कि अगर आप यहाँ पे 8 साल गुजार लें, 8 साल की बेस के बाद कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आप इंडेफिनेट के लिए क्वालिफाइड करते हो। एज़ फार एज आज के लॉ के मुताबिक अगर कोई शख्स यहाँ पे लीगली किसी भी कैपेसिटी में 10 साल यहाँ पे गुजार लेता है तो वो क्वालिफाइड करता है कि अंडर सेटो एप्लीकेशन करे और उसको इंडेफिनेट मिल जाए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा सवाल ये है कि आज पिछले साल सितंबर में मेरी अपील अलाउ हुई थी फर्स्ट ट्रिब्यूनल में अंडर ह्यूमन राइट्स। ठीक। और उसके बाद अभी तक मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ, लेकिन होम ऑफिस से कोई लेटर या कोई पोस्ट नहीं आई। अलबत्ता 3 से 4 वीक पहले एक कॉल आई थी कि वो कंफर्म करने के लिए कि एड्रेस वगैरह यही है वगैरह वगैरह, फिर उन्होंने कोई और उसके अलावा कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। रिमाइंडर्स भी भेजे हैं बहुत सारे, लेकिन कोई वहां से वापस जवाब नहीं आया। ठीक, आपका सवाल क्या है? मेरा पूछने का मतलब यह है कि आया वो कितना अरसा मजीद वेट करना पड़ेगा इसमें, या खुद से कुछ चेस कर सकते हैं? नॉर्मली अगर कोर्ट का डिसीजन आ जाए और आपको वीजा आपका केस अलाउ हो जाए अंडर द ह्यूमन राइट्स, तो वो 3-4 माह के अंदर अंदर वो आपको भेज देते हैं कि प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें ताकि हम आपको आपका वीज़ा इंडोर्स कर सकें, या अगर उनके पास पासपोर्ट हो तो वो उस पर वीज़ा इंडोर्स कर देते हैं। लेकिन आपको साल हो गया, वही ऑप्शन आपको चेज अप करें, सोलिसिटर से लेटर लिखवाएं, या ये करें कि आप अपने लोकल MP के पास चले जाएं, उनको अपना तमाम केस बताएं, जो अपील लॉ हुई थी उसकी कॉपी दें, उनको बोलो कि मैंने केस किया था, अपील लॉ हुई है, 1 साल हो गया, वेट कर रहा हूँ, मेरे फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस काफ़ी टाइट हैं, तो प्लीज़ मेरे केस को थोड़ा सा चेज अप करें ताकि वो जल्दी आप मेरे केस को वीज़ा ग्रांट करके मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स भेज दें, वो आपके लिए बेहतर होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं क्लाइंट साहब बात कर रहा हूँ। तो सर जी वो पता करना था, एक्चुअली मेरी फैमिली आई है पाकिस्तान से। ठीक। तकरीबन 7 मंथ अगो, 7 महीने पहले। ठीक है। तो उनके पास वीजा था 6 महीने का ना, तो वो मतलब यहाँ जब पहुंचे हैं तो 1 महीने का वीजा रह गया था। ठीक। तो मैंने अप्लाई किया उनका दोबारा यहाँ से। मेरे पास से फ्रेंच नेशनलिटी है। ठीक। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है ये कहकर कि सेल्फ एम्प्लॉय, मैंने सेल्फ एम्प्लॉय शो किया था। ठीक। तो वो कह रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड की प्रूफ सब दो। ठीक। वो इकट्ठे करते करते मुझे तकरीबन 6 माह लग गए हैं। ठीक। तो अब जाकर मेरे पास ये कंप्लीट हुए हैं, तो अब मैं अप्लाई करने लगा हूँ। तो क्या मुझ पे मतलब है कि ये न्यू जौन सा लॉ है वो मतलब है कि उसके मुताबिक जमा करवाने पड़ेंगे, या जौन सी पुरानी एप्लीकेशन है उसके मुताबिक? आपके पास फ्रेंच नेशनलिटी है? जी सर। और यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं? जी जी। और आपकी जो फैमिली मीन्स आपकी वाइफ और बच्चे यहाँ पे आए थे? जी जी, जी आपको मिलने के लिए। अगर आप फ्रेंच नेशनल हैं, यूके में रहते हुए अपने यूरोपियन TT राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि आप सेल्फ एम्प्लॉय, आपके पास प्रूफ है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, तो आप यहाँ पे रहते हुए आपके बच्चों और आप अपनी वाइफ की एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन मेरी फिर एडवाइस होगी कि तमाम डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन करने से पहले बजाय इसके कि एप्लीकेशन करें, रिफ्यूज़ हो, फिर प्रॉब्लम में आए, किसी एक्सपर्ट से उसको दिखा लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। एज़ फार एज आपके पास फ्रेश नेशनलिटी हो और आप यहाँ पे अपने जो यूरोपियन TT राइट्स हैं उनको फुली यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हों, तो आपके पास राइट है कि आप इन कंट्री अपने बच्चों को अपने डिपेंडेंट के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। हेलो। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, बोलने आपका क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मेरा एक सवाल ये है कि मेरे भाई साहब जो है ना तकरीबन स्टूडेंट वीजे, वो तकरीबन स्टूडेंट वीजे पे क्या मतलब है? मुझे लगता है कि आपकी कॉल ड्रॉप करना होगी, आपकी आवाज़ हमें साफ नहीं आ रही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी मेरा नाम शाहिद है, मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। जी शाहिद साहब फरमाइए। एक्चुअली मैं यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल हूँ और मेरे पेरेंट्स रहते हैं पाकिस्तान में, और उनकी एज होगी 62+। ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि उनको, एक्चुअली हम 6 बहन भाई हैं और सबकी शादी हो गई है। हम 3 भाई हैं, 3 इधर रहते हैं, 3 बहनें अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। अब वो मेरे डिपेंडेंट है, मेरे पेरेंट्स। अब मैं उनको एज माई डिपेंडेंट यहाँ पे अपने पास रखना चाहता हूँ। आपकी फैमिली का कोई मेंबर पाकिस्तान में है? आपकी फैमिली का आपका कोई भाई पाकिस्तान में सेटल है, ये सारे यहाँ पे सेटल्ड हैं आप लोग? सारे यहाँ पे है। मेरे दोनों भाई, एक एंटरप्रेन्योर पे, इन्वेस्टर वीजे पे, और दूसरा PSW पे। ठीक। शाह साहब, अगर आपकी सारी फैमिली यहाँ पे है तो आप अपने पेरेंट्स के लिए एज ए एल्डर डिपेंडेंट आपको उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। एज फार एज आपने ये इस्टेब्लिश करना होगा, क्योंकि 9 जुलाई के बाद उन्होंने जो होम ऑफिस ने नई कंडीशन लगाई हैं वो 2 हैं। नंबर 1, कोई भी लोग यहाँ पे विजिटर आके यहाँ से विजिटर से एल्डर डिपेंडेंट स्विच नहीं कर सकते। और सेकेंडली जो भी यहाँ से भी जो अपने होम कंट्री से एज ए एल्डर डिपेंडेंट एप्लीकेशन कर रहा है, उसको ये इस्टेब्लिश करना होगा कि उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं
हैं वो काफ़ी कंपैशन एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं। अगर आपको या आपके जो बहन भाई यहाँ पे सारे सेटल्ड हैं और आपके पेरेंट्स को या आपकी वालदा को जो लुक आफ्टर करने वाला फिजिकली फाइनेंशियली आपके होम कंट्री में कोई नहीं है, तो आपके पास राइट है तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को साथ अटैच करते हुए एप्लीकेशन करने के लिए आप अप्लाई करें। मुझे लगता है कि होम ऑफिसर इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन 65 की वो कंडीशन कहते हैं कि वो इतने एज्ड हों कि उनको फिजिकली अपने वो सारे काम ना कर सकते हों। लेकिन अगर आपके हालात ये कुछ ऐसे हैं कि वो कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम है, कुछ और इश्यूज़ हैं, तो तब भी उनके पास राइट है, बेशक उनकी एज 62 है, वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि केस ऑफिसर या वीज़ा ऑफिसर है उसको किस तरीके से देखता है। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं फेयर इनफ, अगर वो रिफ्यूज़ करेंगे तो आपको राइट ऑफ अपील होगा। आप उसके तमाम जितने भी जस्टिफिकेशन होगी उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ लगाते हुए कोर्ट में चले जाएँ, और जो जज होते हैं वो हमेशा बैलेंस पे डिसीजन करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मुझे ये बताइए कि जैसे मैं स्पाउस वीजा पर अपने 2 डिपेंडेंट के साथ यहाँ पर हूँ लंदन में। ठीक। मेरा अराइवल हुआ दिसंबर 2010 में। ठीक। तो उसके बाद मुझे 27 मंथ का वीजा था जिसमें मैं 26 मंथ यूज कर पाई। तो मैं कितना टाइम यहाँ पर आउट ऑफ यूके रह सकती हूँ उसमें? ओके। अगर आप यहाँ पे स्पाउस वीजे पे आए हैं तो बेशक आपको 27 मंथ का वीजा मिला। एज फार एज आपने 2 साल यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ गुजार लिए तो आप क्वालिफाइड करती हैं कि आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करें। लेकिन 2 साल के अंदर आपको ईच ईयर 90 डेज की एग्जाम्पशन है कि अगर 90 डेज के लिए या 3 माह के लिए इन ईच ईयर आप अपने होम कंट्री में या किसी भी कंट्री में विजिट के लिए जा सकती हैं। अगर आपकी ये चीज़ें पूरी हो रही हैं तो आप क्वालिफाइड करती हैं कि 2 साल पूरे होने पर आप अपना और अपने बच्चे अपना इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी मेरा नाम आमिर है। जी आमिर। मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, तो मैंने एक्सटेंशन के लिए वीज़ा भेजा था, रिफ्यूज़ हो गया, लेकिन उन्होंने अपील कर दी है, अपील हो गई है। ठीक। तो यहाँ एक मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। ठीक। वो डिवोर्स हो गई है, उसकी इंडेफिनिट है, वो पासपोर्ट उसके पास नहीं है और वो बेनिफिट पे है। ठीक। जॉब सीकर लेती है, वो कौंसलर ने कर दिया हुआ है उसे। ठीक। तो हम शादी करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वो मुझे स्टे दिला सकती है या नहीं? अगर हम शादी करें तो उसके लिए किस किस चीज की जरूरत है? अगर आप शादी करने जा रहे हैं, आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं और आपकी जो वाइफ है उसके पास इंडेफिनिट है, तो आप पे जो इनकी बेसिक 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट, जो आपकी वाइफ है उसको किसी किस्म का जो बेनिफिट है वो क्लेम नहीं करना चाहिए। और सेकंड, साथ ही साथ जो उसकी इनकम है वो 18,600 होनी चाहिए। अगर आप ये एस्टेब्लिश करते हैं और अपने जो बेनिफिट्स हैं तमाम स्टॉप कर दें और उनकी जॉब का अरेंज करें, वो जॉब करें, और उसके बाद आप इनको 6 मंथ का प्रूफ देना होगा। वो अगर एम्प्लॉई हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हुए, और उसके साथ जो सेकंड कंडीशन है वो आपको इंग्लिश पास करना होगी, आपका इंग्लिश का सर्टिफिकेट साथ चलेगा। और थर्ड, आपने जहाँ पे शादी करनी है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, और आपके पास सफिशिएंट फंड्स एंड अकोमोडेशन है कि आप अपने आप को मेंटेन एंड अकोमोडेट कर सकते हो विदाउट पब्लिक फंड, तो आप इन कंट्री क्वालिफाइड करते हो कि एप्लीकेशन करो। आपको 5 साल का डिपेंडेंट वीज़ा मिलेगा और 5 साल के बाद आप क्वालिफाइड करते हो इंडेफिनिट के लिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ऐसा है कि मैं पिछले साल आया था स्टूडेंट वीजे पर। ठीक। इधर स्कॉटलैंड में, तो मेरा 15 अगस्त 2012 को वीजा खत्म हो रहा है। ठीक। तो अब हो गया था 3 माह कबल मेरा कि मुझे बैक का प्रॉब्लम हो गया था, तो मुख्तलिफ चेकअप करवाने के बाद अभी मेरे न्यूरो सर्जन ने मुझे अपॉइंटमेंट दी है 2 सितंबर की ऑपरेशन के लिए। ठीक। वो मुझे कवरिंग लेटर भी दे रहा है, वो कह रहा है मंडे को आपको कवरिंग लेटर भी मिल जाएगा। ठीक। तो अगर मैं वो कवरिंग लेटर लगाकर अप्लाई करता हूँ वीजा एक्सटेंशन के लिए, तो क्या मुमकिन है कि मेरा वीजा एक्सटेंड हो जाएगा या क्या कुछ होगा सर? अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं तो आप एक कंडीशन होती है कि आपने प्रोग्रेस करते हुए नया एडमिशन लेके आपने अप्लाई करना है। अगर आपकी प्रोग्रेस हो गई है या अब उसके बाद कोई मेडिकल प्रॉब्लम बन गई है, उसके बावजूद आप क्वालिफाइड करते हैं। लेकिन अगर आप, मेरा ख्याल लगता है कि आपने कोई एक्सप्लेन नहीं किया कि शायद आपसे कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी ड्यू टू योर मेडिकल कंडीशंस, अगर आपको डॉक्टर या जो भी आपके पास एविडेंस हैं जो आपके साथ प्रॉब्लम हुई है उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा के अपने कॉलेज से दोबारा नया कैश लेटर लेते हुए या यूनिवर्सिटी से कैश लेटर
लेके आप अप्लाई कर दें और साथ एविडेंस दे दें कि जो लास्ट ईयर था उसमें मैंने अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन रखा था, लेकिन ड्यू टू माई मेडिकल कंडीशन मैं कोई प्रोग्रेस नहीं कर सका। अब डिपेंड करता है कि केस को कैसे कंसिडर करता है। मोर लाइकली अगर काफ़ी सीरियस इश्यूज हों तो होम ऑफिस वाले इसको कंसिडर करते हुए आपकी एक्सटेंशन दे सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मेरा नाम अली है जी, मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। मेरी यहाँ पे शादी हुई थी और मैंने उसके थ्रू इंडेफिनेट लिया था, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ सही नहीं रहे और मेरी डिवोर्स हो गई थी। ठीक। कोर्ट ने भी मुझे डिवोर्स दे दिया, लेकिन अभी मैं दोबारा पाकिस्तान से शादी करके तो ऑफ कोर्स अपनी वाइफ को यहाँ लाना चाहता हूँ। ठीक। उसके लिए मुझे जो डिवोर्स सर्टिफिकेट है वो अभी होम ऑफिस को भेजना पड़ेगा, और जब वो वाइफ वहाँ पे एप्लीकेशन देंगी तो उनको वहाँ पे होम ऑफिस को बताना पड़ेगा कि हस्बैंड इज डिवोर्स एंड ये सब। ओके, मेरी वैसे आपको एडवाइस है कि आप एप्लीकेशन करने से पहले किसी सोलिसिटर को मिल लें, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आपने पहले शादी की थी, डिवोर्स हुई है, उसके बाद आपने दोबारा शादी की और अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करने जा रहे हैं, तो आपको 3-4 चीज़ें शो करनी होंगी, जिसमें सबसे पहले मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आपकी जो इनकम है वो 18,600 होनी चाहिए, और उसके साथ आपके पास एम्पल अकोमोडेशन होना चाहिए, और आपने पहले जो डिवोर्स की थी उसका जो सर्टिफिकेट है वो डेफिनेटली साथ अटैच होगा। साथ ही साथ जो आपकी वाइफ है वो जिस कंट्री में भी है वहाँ से उसको अपना इंग्लिश सर्टिफिकेट साथ अटैच करना होगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हुए वो एप्लीकेशन करेगी, लेकिन आप एक डॉक्यूमेंट्स होम ऑफिस में या बाकी एप्लीकेशन अलग-अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो अब जितने भी कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, वहाँ से अब ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। आपको पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगी, और उसके बाद जो ऑनलाइन सबमिशन शीट होगी वो प्रिंट करते हुए उसकी 3 कॉपी बना के जितने भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके फिजिकली आपको जो हाई कमीशन ऑफिस होगा वहाँ पे सबमिट करना होगा। लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या सपोर्टिंग या जितने भी उसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे एक ही एप्लीकेशन में साथ अटैच होने होंगे। इसलिए आप मेक श्योर करें कि अगर आपका जो बैंक स्टेटमेंट्स, अकोमोडेशन का लेटर, डिवोर्स सर्टिफिकेट्स या जो कि आपकी पाकिस्तान से जो एप्लीकेशन होगी वो सारी एक जगह से एक ही बंडल में जानी चाहिए। आप सेपरेट कोई एप्लीकेशन या कोई डॉक्यूमेंट्स किसी जगह नहीं भेज सकते। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो जी। जी फरमाइए। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें और मुझसे बात करें, ये आपकी अब मेरी आवाज समझ आ सकेगी। जी फरमाइए। थिंक आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मेरा क्वेश्चन ये है कि 5 महीने हो गए हैं हमने स्पाउस वीजा के लिए जमा किया था अपनी बेटी का, और अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, और हमने ईमेल भी 2-3 बार किया, उसमें ये लिखा रहता है कि चेक करो इंटरनेट में, तो लिखते हैं कि अंडर प्रोसेस है। और क्या वजह है कि 5 महीने हो गया अभी तक कोई जवाब नहीं आया, और ईमेल का भी वो जवाब नहीं दे रहे। ये कहाँ से आपने सबमिट किया था? मेरा ख्याल आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन अगर आपने स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई किया था, इज यूज्ड टू बी, या नॉर्मली होम ऑफिस का जो 95% उनका जो क्लेम है कि 95% जो केसेस हैं विद इन 14 वीक्स हम डिसाइड कर लेते हैं स्पाउस वीजे के लिए, वो इन कंट्री हो या आपके किसी भी फॉरेन कंट्री से आपने अप्लाई किया हो। लेकिन आजकल ड्यू टू आई थिंक ओलंपिक्स या कोई और रीज़न से आजकल उनकी एप्लीकेशन जो उनका प्रोसेस उससे डिले हो रहा है, लेकिन जितने भी स्पाउस वीजे देखने में आ रहे हैं वो 4 to 5 मंथ, इवन 6 मंथ तक वो डिसाइड हो रहे हैं। अगर आपने ईमेल की थी, उन्होंने बताया कि अभी तक अंडर प्रोसेस है, वेट करें, उनको चेज़अप करते रहें, वो आपके लिए बेहतर होगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो ये है जी, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा अच्छा है और आप बड़े तफसील से जवाब देते हैं, आपकी बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि असल में मैं HSMP पे आया था इन 2007। ठीक। हमें पहले 2 साल का वीजा मिला और उसके बाद एक्सटेंशन हमने करवाया 2009 में फॉर 3 ईयर्स के लिए, लेकिन टोटल ये 5 साल मिलाने के बाद हमारा जो शॉर्ट फॉल है वो 74 डेज आता है। 74 डेज का, ठीक है। 74 डेज यहाँ पे 5 साल का स्टे कंप्लीट करने के लिए। ठीक। तो किसी ने मशवरा दिया था कि हम एक्सटेंशन के लिए, फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं,
क्वेश्चन ये है कि लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है वो एक्सटेंशन के साथ भेज सकते हैं या बाद में ही भेजना पड़ेगा जब दोबारा अप्लाई करेंगे इंडेफिनेट के लिए? ठीक, देखिए अगर आपने HSMP पे 5 साल पूरे किए हैं लेकिन आपका कोई 74 डेज या मुझे 64 डेज आपने बोला है कि आपके शॉर्ट आ रहे हैं, जो शायद आप इनिशियली लेट आए होंगे, ये मुझे आपके क्योंकि केस का प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप चेक कर लें कि अगर आपको वीज़ा मिला था और आप वहाँ से अपने लेट वहाँ से ट्रैवल किया था तो शायद आपको एक्सटेंशन की जरूरत पड़े, लेकिन अगर आपने अप्लाई किया था और आपको वीज़ा मिल गया लेकिन आपको पासपोर्ट काफ़ी देर के बाद मिला, 2 माह बाद मिला, लेकिन आप लेट आए और आपके 5 साल पूरे होने में आई थिंक 74 डे जो शॉर्ट आ रहे हैं, तो आप एक कवरिंग लेटर में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मुझे जो वीज़ा मिला था उसके बाद जो पासपोर्ट और बाकी के डॉक्यूमेंट्स इस डेट को मिले थे। अगर आपके पास एग्जैक्ट प्रूफ हो उसका, उसको प्रूफ साथ अटैच कर दें तो आप अपनी बाय पोस्ट एप्लीकेशन कर दें, तो फिर शायद आपको एक्सटेंशन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इंटेंशनली किसी और रीजन से आपके जो 74 डेज का जो शॉर्ट आ रहे हैं 5 साल पूरे होने में, तो आपको एक्सटेंशन अप्लाई करना होगी। लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा आपके इंडेफिनिट सर्टिफिकेट का, इंडेफिनिट सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ जब आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त आपको जो इंग्लिश सर्टिफिकेट है लाइफ इन यूके टेस्ट वो अटैच करना होगा। एक्सटेंशन के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सटेंशन के लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, जो अपने क्वालिफिकेशन की, जो अपने अर्निंग की या आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी इनकम है, वो अलहदा उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन उसके बाद जब आपको वीज़ा मिल जाएगा 2-2.5 माह के जब भी मिलता है, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, जब आप अपनी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करेंगे या आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन करेंगे, उस वक्त आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। एज HSMP या Tier 1 के जो एक्सटेंशन के लिए लाइफ इन यूके टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, मैंने पूछना यह था कि मैं ये लेगेसी पे मेरा केस किया था जब, ठीक, तो मेरा इन्होंने लेगेसी जोन से ना वो रिफ्यूज कर दिया था। ठीक है जी। तो रिफ्यूज करने के बाद जोन से वो हमारे इल्म में नहीं आया था। ओके। तो उसके बाद मैं हाजिरी भी लगा रहा था, साइन पे जा रहा था मैं। तो इन्होंने मुझे वहां से उन्होंने मुझे डिटेन किया। 2 क्वेश्चन क्या भाई आपका? क्वेश्चन क्या आपका? जी आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा लेगेसी उन्होंने जब रिफ्यूज किया है, हाँ जी, उसके बाद हम उनसे ट्राई कर रहे हैं कि भाई हमें अभी ये मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हैं। ठीक। तो उसके बाद बड़ा केस हमने लेटर 1-2 लिखे, उसका कोई आंसर नहीं आ रहा। अब लेगेसी उन्होंने मेरा रिफ्यूज कर दिया है। अब अगला स्टेप क्या है या ऐसा? अगर आपने एप्लीकेशन की थी अंडर द लेगेसी स्कीम जैसे हमने बोला है कि काफी देर से पहले क्लोज हो गई है और उसके साथ ही साथ आपने जो लेगेसी का क्लेम किया था वो रिफ्यूज हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन थी कि या आप जो रिफ्यूजल हुआ था आप समझते थे कि आप क्वालिफाइड करते हैं और आपके केस को इमिग्रेशन ऑफिसर ने या वीजा ऑफिसर ने ओवरलुक किया है किसी डॉक्यूमेंट्स को, या उसने डिसीजन प्रॉपर नहीं किया, तो आपके पास 2 ऑप्शन थी, या उसको रिकंसिडर अप्लाई कर देते या उस केस को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते। अगर आपने रिकंसिडर अप्लाई किया है आप वेट करें वो क्या डिसीजन लेते हैं, और अगर आपके लिए आप भी समझते हैं कि उस वक्त शायद आपने रिकंसिडर अप्लाई किया, आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं, आप चैलेंज करने का आपके पास राइट है। ये आपके केस में दोनों ऑप्शंस हैं और मेरी आपको एडवाइस होगी कि जो आपके सोलिसिटर आपको एडवाइस कर रहे हैं उनको फॉलो करें, वो आपके लिए बेहतर है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अबरार बात कर रहा हूँ लंदन से। जी रमजान साहब। तो सर मेरे पास स्टूडेंट वीजा है, तो मैंने इंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई करना है, तो उसके बारे में पूछना था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और हमारी स्टेटमेंट है जॉइंट, हम 2 एज ए टीम मेंबर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक। तो उसके लिए वो पूछना था कि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए या जॉइंट स्टेटमेंट काफी है? ठीक। अगर आप यहाँ पे मेरा दूसरा जो साथी है वो कॉलेज में पढ़ता है, उसका कोई बैकअप वगैरह चाहिए या वो भी जो डॉक्यूमेंट है वो प्लीज आप क्लियर कर दें। रमजान साहब आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आप 2 लोग हैं, आपके पास 200,000 पाउंड की एक्सेस है, वो आपके एक के अकाउंट में है, दोनों के अकाउंट में है या जॉइंट अकाउंट में है, आप उसको रिलाई करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो सेकंड कंडीशन है कि आपके पास 900 पाउंड फॉर ईच पर्सन, वो 90 डे से आपके अपने अकाउंट में और आपका जो पार्टनर है उसके अपने अकाउंट में 90 डे से होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन है कि आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने आइल्स किया है तो आइल्स का 7 बैंड फ्रॉम ईच कंपोनेंट,
और अगर अपना ईसोल किया है तो ईसोल C1 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा टॉइक एंड टॉफल वो एक और भी कोर्सेज हैं, एक्रेडिशंस हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको 3 कंडीशंस हैं, 2 लाख पाउंड की आपके पास एक्सेस है, आपके अकाउंट में 900 पाउंड फॉर ईच पर्सन फॉर 90 डेज से, और थर्ड आपके पास इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। अगर ये 3 चीज़ें पूरी हो रही हैं तो आप यहाँ पे यूके में रहते हुए अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम खदीर है जी। और ये सवाल मेरे भाई के लिए है सर। सर उन्होंने स्टूडेंट वीजा पे आए थे, फिर HSMP पे है अभी, तो उनका एक्सटेंशन ड्यू है अभी 1 महीने के अंदर। ठीक। तो इन बिटवीन सर उनके घर लड़की हुई है, तो और 10 इयर्स में भी आ रहे, 1.5 मंथ के बाद, यानी 15 डेज शॉर्ट था तो 10 इयर्स के उसमें भी आ रहे वो। तो आप क्या रहे थे कि बच्ची का भी एप्लीकेशन साथ भेज सकते हैं या वेट करके 10 इयर्स में बाद में डाल सकते हैं लड़की का सर? देखें, जो 10 इयर्स की बेस पे बच्चों का साथ अप्लाई नहीं कर सकते। 10 इयर्स के बेस पे सिर्फ वो लोग कर सकते हैं अगर आपका जो दोस्त है वो सिर्फ अपनी एप्लीकेशन करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो अगर चाहे तो अपने बच्चों का या अपनी वाइफ का एज ए डिपेंडेंट, जिसको FLRM बोलते हैं, वो एप्लीकेशन कर सकता है। अब आपके पास दोस्त के पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर वो एक्सटेंशन करता है और उसके 10 साल पूरे हो जाते हैं और उसके बाद उसके पास राइट है कि जब वो अपनी एप्लीकेशन करे और उसके साथ ही अपनी वाइफ और अपने बच्चे की एज ए डिपेंडेंट अप्लाई कर दे, या पहले वो खुद अपनी अप्लाई कर देगा, आपकी उसकी वाइफ और उसके बच्चे के पास वीज़ा है तो फिर उसके बाद उसके पास राइट है कि वो अपना पहले अप्लाई कर दे, जब उसको वीज़ा मिल जाए इंडेफिनिट का तब उनकी FLRM अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर उसकी वाइफ का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और उसके बच्चे के पास वीज़ा भी नहीं है तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि उनको जॉइंट एप्लीकेशन करना होगी कि वो आपकी FLR सेटो के तहत अपने 10 ईयर्स की बेस पे अप्लाई करेगा और अपने बच्चों के लिए FLRM एज ए डिपेंडेंट के लिए अप्लाई करेगा। तो ये उसका एक प्रोसीजर है। आप डिपेंड करता है कि आप किसी सोलिसिटर से मिलें, उसकी जो एडवाइस है या उसे डिस्कस करें अपने केस को, उसके बाद एप्लीकेशन करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी मैं PSW वीजा पे हूँ जी। मैं अभी, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ रह रही है, यूरोपियन है, वो 2 महीने से इस कंट्री में मेरे साथ रह रही है, मेरे साथ ही जॉब करती है। अब मैं उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। अब उसकी कितनी वेज स्लिप लगेंगी जो कि हमें आप अगर यहाँ पे वीजा के पास वेज स्लिप लगेंगी उसकी? ठीक। अगर आप यहाँ पे किसी स्टेटस पे हैं और आपके पास जो आप शादी करने जा रहे हैं और जो आपकी वाइफ है जो वो यूरोपियन नेशनल है, तो आप चाहें लोकल काउंसिल में जाके अपनी शादी रजिस्टर करें और उसके बाद एप्लीकेशन कर दें। आपकी वाइफ एज फार एज वो यहाँ पे यूके में रहते हुए अपने यूरोपियन TT राइट को एक्सरसाइज कर रही है तो ये सफिशिएंट है। जो उनकी फॉर्म या गाइडेंस या इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक अगर उसके पास 1 वीक की, 1 माह की या 2 माह की कितनी भी मिनिमम उसके पास अगर एक वेज स्लिप है, वो बेशक 1 वीक की हो, 1 मंथ की हो, वो साथ अटैच कर दें। उसका जो एम्प्लॉय लेटर्स हो वो साथ अटैच कर दें और एक कॉन्ट्रैक्ट है वो अटैच कर दें, तो ये आपके डिपेंडेंट वीजे के लिए सफिशिएंट होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, मेरा और आपका साथ जहां तक, जिन्हें हमारे प्रोग्राम में कॉल किया, हमारे प्रोग्राम को सराहा, उनका शुक्रिया। और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे 8 PM ऑन वीनस TV। तब तक मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।